physics creators and welcome to my YouTube channel that is Creative Physics by मानसी भारद्वाज। आपको इस चैनल पर 11th और 12th क्लास के इजी से इजी नोट्स मिलते हैं जिनको आप एग्जाम में लिख कर अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, क्लास 12th का जो हमारी वॉल्यूम फर्स्ट थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th की वॉल्यूम सेकंड, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो ये हमारा चैप्टर है इसमें क्या होगा, जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, इस चैप्टर में इन सभी का कॉम्बिनेशन होगा। सबसे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से कंबाइन किया गया। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किया था उसमें हमने क्या देखा था, फैराडे सर की लॉ ने हमें बताया था कि जब हम किसी बार मैग्नेट को कोइल के पास लेके जाते हैं या दूर लेके जाते हैं तो क्या होगा, इस कोइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है या फिर करंट इंड्यूस होता है। ये हमने फैराडे के लॉ में किए थे, जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में किए थे हमने, ठीक है। तो उसमें हमने क्या देखे थे लॉ में कि जब ये हमारी कोइल है, मान लिया ये हमारी कोई बार मैग्नेट है, जब हम इस बार मैग्नेट को इस कोइल के पास लेके जाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इंक्रीज होने के कारण इसके अंदर क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि इस बार मैग्नेट को हम दूर लेके जाएंगे तो इस कोइल के अंदर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है या फिर जो है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वो कम होगा। कम होने के कारण भी इसके अंदर क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है या फिर हम बोल सकते हैं कि करंट इंड्यूस होता है। उन सब में जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होने का या फिर करंट इंड्यूस होने का जो है मेन रीजन क्या है कि उसके चारों तरफ यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से टोटल कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं टाइम के साथ तो वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है या फिर इंड्यूस होता है। ये हमने जो टोटल कंक्लूजन निकाल करके टोटल ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में किया था कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम इज इंड्यूस ए इलेक्ट्रिक करंट। फिर बाद में ऐसा सोचा गया कि क्या इसका रिवर्स भी ट्रू हो सकता है। इसका रिवर्स मतलब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने से हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा या नहीं। क्योंकि हमें पता है नेचर ऑफ सिमेट्री है तो इसका जो रिवर्स है वो पॉसिबल जरूर होगा। इसका जो रिवर्स पॉसिबल हुआ उसके बारे में जो ये थॉट आए, सबसे पहले मैक्सवेल सर ने इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सोचा कि क्या इसका रिवर्स ट्रू हो सकता है। उन्होंने इसका रिवर्स करने के लिए, ट्रू करने के लिए अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। सबसे पहले मैक्सवेल सर ने अपने एक्सपेरिमेंट किया किस पर, दो कैपेसिटर की प्लेट लेकर के उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखा। उसमें जो हमने देखा था कि जो हमारा एम्पियर सर्किट लॉ था, मैग्नेटिज्म तक हमने यूज किया तो वहां तक बिल्कुल करेक्ट आ रहा था। लेकिन जब मैक्सवेल सर ने अपने एक्सपेरिमेंट में जब उन्होंने जो है इसका रिवर्स ट्रू करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए, तब जब उन्होंने इसका यूज किया एम्पियर सर्किट लॉ का तो वहां पे इस लॉ में क्या आ गया था, इनकंसिस्टेंट आ गया था। हम इसको बिल्कुल रॉन्ग तो नहीं बोल सकते क्योंकि अब तक इसकी एप्लीकेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसमें हमने यूज की है, जो मैग्नेटिज्म है एम्पियर सर्किट लॉ का हमने यूज किया है, तो वो रॉन्ग तो नहीं है। यानी उन्होंने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया जो पैरेलल जो हमारी कैपेसिटर की प्लेट है, क्योंकि उसका रिवर्स ट्रू करने के लिए उन्होंने कैपेसिटर प्लेट्स का यूज किया था। तो जब उसका यूज उन्होंने देखा, उसका जब एम्पियर सर्किट लॉ का यूज किया तो वहां पे जो एम्पियर सर्किट लॉ था वो रॉन्ग हो गया था। रॉन्ग नहीं बोल सकते क्योंकि पूरी तरीके से रॉन्ग नहीं, मतलब उसमें कुछ कमियां आ गई थी। रॉन्ग तो नहीं होगा क्योंकि इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी हम यूज कर चुके हैं। तो इसमें क्या आ गई थी, कुछ कमियां आ गई थी। बाद में फिर क्या किया था, एम्पियर जो ये हमारे जो मैक्सवेल सर थे उन्होंने अपना जो खुद का एक जो है ला दिया था। तो सबसे पहले उन्होंने कॉन्सेप्ट का यूज किया था दैट इज डिस्प्लेसमेंट कर। मतलब उनके माइंड में थॉट आया कि एक उनके बीच में जब उन्होंने कैपेसिटर की प्लेट्स ली थी तब उन्होंने सोचा कि इनके बीच में एक कॉन्सेप्ट आएगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट कर। क्योंकि जब उन्होंने उसका यूज किया कैपेसिटर की प्लेट्स का तब वहां पे एम्पियर सर्किट लॉ जो है इनकंसिस्टेंट हो गया था, इसलिए उन्होंने वहां पे एक डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट दिया था।
बाद में फिर उन्होंने मॉडिफिकेशन किया एम्पियर सर्किटल लॉ में, कि जो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ था उसको मॉडिफाई किया, ठीक है। फिर बाद में उन्होंने खुद का लॉ दिया, दैट इज मैक्सवेल, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, ठीक है। फिर हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो हमारी ये हमारा इंट्रोडक्शन है शुरू में। तो सबसे पहले हमारे इंट्रोडक्शन में जब हम यूज करेंगे तो वो हमारा कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, कि जो मैक्सवेल सर ने अपने एक्सपेरिमेंट में इस कॉन्सेप्ट का यूज क्यों किया, ठीक है। फिर हम इसमें ये जो है नंबर वाइज का यूज करेंगे, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, यानी जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएंगी ना उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होगी। फिर हम करेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो किस नेचर की होती हैं। फिर हम करेंगे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब यहाँ से जो है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसकी जो स्पीड ली गई, जो हमारी साउंड ऑफ स्पीड है उसके इक्वल ली गई, क्योंकि जब साउंड ऑफ स्पीड का सबसे पहले हमने देखा था कि सबसे पहले जो स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड निकाली गई थी 2.99 इंटू 10⁻8, ठीक है, मीटर पर सेकंड। ये हमारी साउंड की स्पीड निकाली गई, क्योंकि जब ये स्पीड निकाली गई तो उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो वेव्स का नेचर था वो हमारी सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल वेव्स थी, ठीक है। फिर बाद में जो हमारी लाइट यूज की हाइगन ने अपने इंटरफेरेंस में, जो हमारी डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रेयरफेक्शन में, जो जिनमें भी हाइगन प्रिंसिपल ने इनका, हाइगन सर ने जब इनका यूज किया अपने प्रिंसिपल्स को ट्रू करने के लिए, तो वहां से लाइट को मतलब ये हुआ कि साउंड, क्योंकि वेव्स को हमें पता है कि मैकेनिकल वेव्स ही माना गया था तब तक, कि हमें पता है कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती है, जिनको एक मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है ट्रेवल करने के लिए। लेकिन जब हाइगन ने यूज किया, जब मतलब ऐसे ये क्वेश्चन हुआ कि अगर हमारी वेव्स है, क्योंकि हाइगन ने लाइट को क्या माना था कि वेव्स है, अगर ये चीज ट्रू है कि हमारी जो लाइट है कि वो क्या है, वेव्स है, तो ये मतलब मैकेनिकल वेव्स है, तो ये कैसे ट्रू हुआ कि हमारे सन से जो लाइट आती है अर्थ तक वो कैसे आती है, क्योंकि उनके बीच में तो कोई मीडियम है ही नहीं। बाद में फिर जब ये क्वेश्चन अराइज हुआ तो हाइगन सर ने बताया कि हमारे यूनिवर्स में एक ईथर नाम का क्या होता है, ईथर मतलब मटेरियल मीडियम होता है। ईथर मीडियम होगा क्योंकि वो लो डेंसिटी का होता है और हाई इलेक्ट्रो जो है उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, इसलिए वो हमें इतना फील नहीं हो पाता। तो यहाँ से हमारे जो साउंड, उसके बाद जो हमारी वेव्स है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मान लिया गया था, क्योंकि बाद में अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए, वहां से दोनों साइंटिस्ट की जो डिस्कवरी में जो मैचिंग हुई, वहां से उनको जो हमारी लाइट, जो ये वेव्स आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या लाइट को हमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही मान लिया गया था। और इसीलिए जो हमारी स्पीड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसकी सेम स्पीड मान ली गई थी जो हमारी साउंड की स्पीड आई थी। साउंड की स्पीड हमारी कितनी आई थी, 3 इंटू 10⁻8, या फिर एग्जैक्ट हमारी कितनी आई थी 2.99 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड ये आई थी। इसलिए बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी सेम इसी स्पीड से मान लिया गया था। फिर हमने देखा था, फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारी अलग अलग टाइप्स की वेव्स आएंगी, जैसे आएंगी रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, गामा रेज, इंफ्रारेड रेज, एक्स रेज, ठीक है। इस तरीके से हमारी, क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स बनेंगी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम जो है वेव्स को क्या करेंगे, एक स्पेक्ट्रम में बनाएंगे। जो हमारा स्पेक्ट्रम बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, उनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, वो होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा इसमें इंट्रोडक्शन में, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी मैक्सवेल सर ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें क्यों लगा कि इसमें एक डिस्प्लेसमेंट करंट की जरूरत होनी चाहिए, क्योंकि वहां से एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या आ गई थी, कुछ इनकंसिस्टेंटी आ गई थी। तो इसलिए उन्होंने अपना करंट को मतलब अपना खुद का लॉ दिया, दैट इज एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, ठीक है। अब देखो जो ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट है, क्योंकि उन्होंने किसका यूज किया था, जो हमारी कैपेसिटर प्लेट है ना, उसमें हमारा क्या गया था कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट आया उसमें ये जो कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट का, उस डिस्प्लेसमेंट करंट का यूज उसमें किया गया, जो मैक्सवेल सर ने एक्सपेरिमेंट किया था कैपेसिटर प्लेट्स पे, तो इसमें उन्होंने जो है डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट को यूज किया था। फिर वहां से उन्होंने खुद का लॉ दिया था, दैट इज एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या किया था, मॉडिफिकेशन किया था, क्योंकि वहां पे क्या हो गई थी, जो है इनकंसिस्टेंटी आ गई थी। उसके बाद उन्होंने खुद का लॉ दिया, दैट इज एम्पियर मैक्सवेल लॉ,
ठीक है, तो ये हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो जो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहले करेंगे दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी जो हम मैक्सवेल सर ने जो है इस कॉन्सेप्ट का यूज किया, जो हमारा मैक्सवेल जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, मतलब उन्होंने क्यों सोचा कि इसमें एक डिस्प्लेसमेंट करंट की जरूरत होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे क्या हो गया था, एम्पियर सर्किट लॉ जो है इनकंसिस्टेंट हो गया था, क्योंकि उन्होंने जो है किसका यूज किया था, जो हमारी कैपेसिटर प्लेट्स का यूज किया था, तो वहां पे जो है एम्पियर सर्किट लॉ अच्छे से जो है अपनी रिजल्ट नहीं दे पाया था, क्योंकि वहां पे एक टाइम पर जीरो आ गया था करंट, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। इसीलिए जो मैक्सवेल सर ने अपना क्या दिया था, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट दिया था। तो जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट जो था, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस आज के लेक्चर में सिर्फ हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। ओके, थैंक यू।